सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज आपके सामने फिर प्रेजेंट हूँ टॉपिक लेकर सीआरपीसी। जैसे कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अपलोड हो रखे हैं सीआरपीसी के। मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि एफआईआर से लेकर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज तक का प्रोसीजर, उसके बाद जो वीडियो आया था उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन टू रिमांड तक का प्रोसीजर, और जो थर्ड वीडियो था वो रिमांड से लेकर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट तक का प्रोसीजर मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अपना लेक्चर, वो है चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने के बाद प्रोसीजर आखिर होगा क्या। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही हमारी चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है, चार्जशीट 173(2) में बताई गई है और क्लोजर रिपोर्ट 169 में डिफाइन है। तो जब ये इन दोनों में से कोई भी कोर्ट में फॉरवर्ड होती है रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा, उसके बाद कोर्ट का जो काम होता है वो होता है इन पर कॉग्निजेंस लेना या ना लेना। कोर्ट किसी भी चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट से कभी बाउंड है नहीं, पहली बात तो ये आप जान लीजिए। उसके बाद जैसे ही ये क्लोजर चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है, अगर कोर्ट अब क्या क्या कर सकती है, कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है कि कोर्ट को अगर नहीं लग रहा कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो रखी है, इन्वेस्टिगेशन को और होना चाहिए, उस केस में वो 156 सब सेक्शन 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकती है पुलिस को। सेकंड, इस चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट पर 191(b) में कॉग्निजेंस ले सकती है। थर्ड जो वो कर सकती है कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल, वो कर सकती है नोटिस इशू। नोटिस इशू किसको? कंप्लेनेंट को। अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि चार्जशीट फाइल हो तो जरूर गई है, लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं दिख रहा है, कोई भी ऐसा चार्ज नहीं दिख रहा है जिसके बेसिस पे ये हम सम्मन करें एक्यूज्ड को, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट एक नोटिस इशू करते हैं कंप्लेनेंट को, जिसने एफआईआर करवाई थी, कि देखो मैं इस केस को क्लोज करने की सोच रहा हूं। अगर आपको इससे कुछ भी जुड़े फैक्ट्स कोर्ट को बताने हैं तो आप कोर्ट के सामने अपीयर हो सकते हैं और कोर्ट को अवगत करा सकते हैं, अन्यथा मैं इस केस को क्लोज करने जा रहा हूं। तो ये चीज हो गई, तो ये पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे हमने नुपुर तलवार वाले केस में देखा था कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी, क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने के बावजूद भी, कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेते हुए सम्मन इशू किया था। तो आप देखिए, सीधा साधा सा बिल्कुल क्लियर उदाहरण है कि क्लोजर रिपोर्ट पर भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेकर सम्मन इशू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि चार्जशीट पर ही कॉग्निजेंस लेंगे। अगर उनको लग रहा है कि क्लोजर रिपोर्ट भी सफिशिएंट है, चार्जेस दिख रहे हैं, तो वो उस पर कॉग्निजेंस लेके आपको सम्मन या वारंट या अन्य जो भी प्रोसीजर है अपीयरेंस के, वो कर सकते हैं। तो ये चीजें हो गई क्लियर आपके सामने कि मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शन रहता है। अब बात करते हैं कि अपीयरेंस कोर्ट में कितने कितने प्रकार से अभियुक्त का कराया जा सकता है। देखिए, जैसे ही रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट या चार्जशीट फाइल होती है, अब मजिस्ट्रेट को इशू ऑफ प्रोसेस करना होता है। अगर उसने कॉग्निजेंस ले लिया है तो अपीयरेंस आप कितने टाइप से करा सकते हैं। अपीयरेंस टाइप्स, फर्स्ट टाइप है सेक्शन 204 का इस्तेमाल करते हुए। इसमें बताया गया है कि अगर सम्मन केस में इशू करना है तो आप सम्मन को ही इशू करेंगे। अगर सम्मन केस है और आपको अपीयरेंस चाहिए तो आप सम्मन ही इशू करेंगे। पहले शैल वर्ड का यूज हुआ है। दूसरा जो आता है वो आता है आपका वारंट केस। अगर केस कैसा है, केस है वारंट केस, तो वारंट केस में कोर्ट की डिस्क्रिशन है, या तो वो पहले ही वारंट इशू कर दे या सम्मन इशू कर दे।
अब सम्मन केस, वारंट केस आप जानते ही हैं। सम्मन केस वो केस होते हैं जिसमें सज़ा 2 साल या 2 साल से कम की होती है। वारंट केस वो केस होते हैं जिसमें सज़ा 2 साल से लेकर फांसी तक की होती है। जैसे 2 साल से ऊपर चले जाइए, 10 साल, 20 साल, उम्र कैद, डेथ सेंटेंस, ये सब वारंट केस में आता है। एक तो आपका ये प्रोसीजर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। दूसरा प्रोसीजर जो कोर्ट के सामने रहता है वो रहता है सेक्शन 87 ऑफ CRPC। ये 204 ऑफ CRPC है। 87 को हम जो कहते हैं वो कहते हैं अल्टरनेटिव प्रोसेस। अल्टरनेटिव प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस। जब कोर्ट को लगता है कि वो एक्यूज्ड कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होगा सम्मन के सर्व होने के बावजूद भी, या वो सम्मन का पालन नहीं करेगा, तो फिर सेक्शन 87 में कोर्ट के पास पूरी पावर है, चाहे केस कैसा भी हो, चाहे वो सम्मन केस हो या वो वारंट केस हो, कोर्ट सम्मन की जगह वारंट का इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकती है। जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि सम्मन केस में सम्मन का ही इशू करा जाएगा पहली बार में, तो ये इसका एक्सेप्शन है 87। इसमें बोला गया है कि अल्टरनेटिव प्रोसेस, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि जब ये प्रोसेस सफिशिएंट ना लग रहा हो तो आप 87 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सम्मन केस में भी आप डायरेक्ट वारंट इशू कर सकते हैं। करेंगे कब इशू? जब आपको लगता है कि वो व्यक्ति कोर्ट के सम्मन का कोई भी कंप्लायंस नहीं करेगा, वो व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर चुका है या एब्सकॉन्ड करने वाला है, तो उस केस में उसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। फोर्सफुली सम्मन होता है एक तरीके से बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाना कोर्ट के सामने कि इस तारीख को डेट लगी है, कृपया करके आपकी अपीयरेंस बहुत आवश्यक है सुनवाई के लिए, आप अपीयर होइए। ये एक रिस्पेक्टफुल है। लेकिन वारंट क्या होता है? बाय फोर्स, कि भैया इनको पकड़ के ले आओ अब, क्योंकि ये ऐसे नहीं आएंगे प्यार मोहब्बत से, अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 87 में कोर्ट के पास ये पावर है। तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप ऑफ अपीयरेंस। नाउ अब बात करते हैं आपके थर्ड टाइप ऑफ अपीयरेंस में। थर्ड टाइप ऑफ अपीयरेंस आपका है अंडर सेक्शन 88 ऑफ CRPC। इस 88 में कोर्ट वो व्यक्ति, इसकी एक कंडीशन समझ लीजिए, 88 की कंडीशन ये है कि जिस व्यक्ति को अपीयरेंस के लिए बाध्य करना है उसका कोर्ट में मौजूद होना बहुत आवश्यक है। मतलब 88 तभी अपने पावर में आएगा जब वो व्यक्ति जिसको कोर्ट अपने सामने बुलाना चाह रहा है वो कोर्ट में मौजूद होगा। इसी समय कोर्ट इस व्यक्ति से क्या भरवा लेगी? बॉन्ड फर्निश करवा लेगी फॉर द फ्यूचर अपीयरेंस, फॉर द अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट एट द फ्यूचर डेट। किसी फ्यूचर डेट के लिए कोर्ट अपने सामने अपीयरेंस के लिए 88 में बॉन्ड भरवा लेगी। तो ये हो गई अपीयरेंस के टाइप, आपका 204, आपका 87, आपका 88। अब 204 तो आपका नॉर्मल प्रोसेस में इशू होता है। अब 204 की जगह 204 के साथ एक और इशू होता है प्रोसेस जिसे कहते हैं 206। ये भी एक सम्मन है, ये भी सम्मन का ही, सम्मन इशुएंस का ही एक सेक्शन है, लेकिन ये तब आता है काम में, ये तब आता है पावर में, ये तब आता है आपका पावर में। मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ पे, आप, मैं देखिए लिख देता हूं, सेक्शन 206 तब पावर में आता है जब हमें सम्मन तो करना है, लेकिन ये सम्मन रिलेटेड है किससे? पिटी ऑफेंसेस से। सम्मन रिलेटेड टू पिटी ऑफेंसेस। अब ये पिटी ऑफेंसेस क्या है? तो पिटी ऑफेंसेस वो हैं जिसमें कि केवल फाइन की सज़ा होती है, और सज़ा और फाइन का अमाउंट कितने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए? तो 1000 से ज़्यादा का अमाउंट फाइन का नहीं होना चाहिए। इस केस में इसे 206 का हम यूज़ करते हैं जब बात होती है केवल और केवल पिटी ऑफेंसेस की। अदर ऑफेंसेस की बात होगी तो 204 में इशू होगा, पिटी ऑफेंसेस की बात होगी तो 206 में इशू होगा, और अदर ऑफेंसेस के लिए आप 204, 87 और 88 जो मैं आपको बताया था उसका यूज़ कर सकते हैं। पिटी ऑफेंसेस के लिए 206 का यूज़ करेंगे। तो ये आपके हो गए टाइप ऑफ अपीयरेंस।
तो इतना मैंने आपको आज बता दिया कि अपीयरेंस किस किस प्रकार से होगा। एक चीज़ है इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको मैं बता देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अक्सर ये भ्रांति फैली हुई है कि मजिस्ट्रेट किसी भी इन्वेस्टिगेशन को रोक नहीं सकते, लेकिन ये बिल्कुल गलत भ्रांति है। मजिस्ट्रेट के पास पूरी पावर सीआरपीसी में दी गई है कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर सकते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल क्या, रियलिटी है, सीआरपीसी में प्रोविजन है। सेक्शन 167 सब सेक्शन 5 को आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि एक केस होना चाहिए, केस होना चाहिए सम्मन केस, वो ट्राइबल होना चाहिए, मतलब उसका ट्राई करने योग्य कौन हो, ट्राइबल बाई मैजिस्ट्रेट हो, ट्राइबल बाई मैजिस्ट्रेट हो। और इस केस में अब जो जरूरी बात है, कब मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को रोक पाएगा, तो अब ये कंडीशन उसको बिल्कुल क्लियर करती है। अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड के अरेस्ट से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ, नॉट कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ। मतलब पहला तो केस कैसा हो, सम्मन हो, मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल हो, मजिस्ट्रेट उसे ट्राई कर सकते हो, और एक्यूज्ड की अरेस्ट से लेकर फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट 6 महीने बीत गए हों और इन्वेस्टिगेशन अभी तक खत्म ना हुआ हो। इस केस में मजिस्ट्रेट को पूरी पावर दी गई है कि मजिस्ट्रेट इस केस में इन्वेस्टिगेशन को वहीं पे रोकने का आदेश दे देंगे। तो एक ये कंडीशन है सेक्शन 167 सब सेक्शन 5 में, जिसमें मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को रोकने का आदेश दे सकते हैं और पुलिस बाध्य है इन्वेस्टिगेशन को रोकेगी। दूसरा आपका जो वाक्य आता है वो आता है सेक्शन 210। इसमें होता क्या है कि पुलिस कर रही होती है इन्वेस्टिगेशन, मैजिस्ट्रेट कर रहे होते हैं इंक्वायरी। अब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कब करेंगे, जब जाहिर सी बात है सेक्शन 2D में कंप्लेंट लॉन्च हुई होगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कब करेगी, जब 154 में FIR दर्ज हुई होगी। लेकिन मजिस्ट्रेट को इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। बाद में पता चलता है किसी भी सोर्स से कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, इस केस में मजिस्ट्रेट तुरंत इंक्वायरी वहीं रोक देते हैं खुद से, और पुलिस को आदेश देते हैं कि आप भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जितनी आपने कर ली है उतनी इन्वेस्टिगेशन को वहीं रोककर अपनी रिपोर्ट पहले मेरे सामने प्रेजेंट करें। तो यहाँ पे भी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को रोककर ये रिपोर्ट अपने सामने मंगाते हैं। इस रिपोर्ट को क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर टू प्रेजेंट बिफोर कोर्ट, जितनी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हो गई है बिफोर कोर्ट। और फिर वो इन दोनों के फैक्ट्स को, जितनी इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट ने खुद करी है और जितनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस अभी तक कर पाई है, उन फैक्ट्स को वो कंपेयर करते हैं और उस बेसिस पर ये तय करते हैं कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट आगे किया जाए। तो ये आपका मैंने बताया कि कहाँ पर मजिस्ट्रेट को पावर है इन्वेस्टिगेशन को रोकने की। पावर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंडली हम बोल दें कि कोई इन्वेस्टिगेशन रोकने की मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है, पुलिस ही सर्वे सर्वा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज तक का वीडियो मेरा जो था आपके साथ वो यहीं तक का था। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस इशू होगा कैसे, कितने टाइप से इशू हो सकता है, वारंट कब इशू होगा, सम्मन कब इशू होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इन आगे की चीज़ें बताऊंगा कि जब एक्यूज्ड अपीयर होता है या अपीयर नहीं होता है फिर क्या होगा, और अपीयर होगा तब क्या होगा, और उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पाई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को मेरे सामने रखिए। मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत जल्दी आपके साथ नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच। और भी टॉपिक के वीडियो आएंगे लाइक CPC, CRPC, CPC एविडेंस, TPA कॉन्ट्रैक्ट, सारे वीडियोज़ लाऊंगा। तो टिल देन नमस्कार, थैंक यू सो मच।